शुरुआतों से सितंबर में फेड दरें बढ़ने की आशंका हुई कम। 1,80,000 के मुकाबले में 1,50,000 नौकरियां मिली। और कल मजदूर दिवस पर अमेरिकी बाजार रहे बंद। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में बढ़त जारी, 8,900 के पास खुल सकता है निफ्टी। ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब और रूस में बनी सहमति। G20 में दोनों देशों ने किया ऐलान और ब्रेंट क्रूड $47 के पार। जुबिलेंट फूडवर्क्स का मुनाफा 31% गिरा। खर्चे बढ़ने से मार्जिन्स में गिरावट, शेयर में दिखेगा आज दबाव। माइंट्री ने दूसरी तिमाही का गाइडेंस घटाया। प्रोजेक्ट रद्द होने, ब्रिटेन में सब्सिडी के खराब प्रदर्शन और फॉरेक्स में उतार चढ़ाव को बताया जिम्मेदार। और पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम। मुंबई में पंडाल सजे, श्रद्धांजलियों की भारी भीड़। पूरे देश में है उत्सव की धूम। गणपति उत्सव और साथ ही जैन लोग संवत्सरी भी मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शेयर बाजारों में भी उत्सव चल रहा है। जी हां, शुक्रवार के नए हाईज के बाद आज फिर से रिकॉर्ड बनने का दिन है। दमदार तेजी की संभावना आज फिर से। ऐसे में क्या अब भी मौके हैं खरीदारी के? यदि हाँ तो कहां? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। जी हां, शुक्रवार को देखिए 16 महीने के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजारों ने जाकर समाप्ति दी 8800, जिसको लांघने में मुश्किल हो रही थी। अब देखिए उसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है और आज वहां से 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। ये 8,900 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो एक दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की होने वाली है। अनिल, कल देखिए यूएस के मार्केट्स भी बंद थे, भारत के बाजार भी बंद थे। लेबर डे की छुट्टी वहां पर थी और गणपति की जो गणेश चतुर्थी है उसकी छुट्टी भारतीय बाजारों में थी। ये बताइए, एशियाई बाजारों ने तो कल दमदार प्रदर्शन दिखा लिया, आज हम कैचअप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हेमंत, सबसे बढ़िया बात ये थी कि शुक्रवार को ये सब लंबे वीकेंड के फैक्टर्स, थोड़े डेटा खराब थे, उसके बावजूद बाजार 8,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। वो मजबूती दिखा रहा है और मजबूती आंकड़ों में दिख भी रही। तो उस लिहाज से लगता है कि आज एक दमदार शुरुआत होगी। और ऐसा नहीं कि हम दमदार शुरुआत करके रुक जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ी और खरीदारी होगी, क्योंकि 8,825 को हमने शुक्रवार को भले ही पार नहीं किया हो, आज इसके ऊपर खुलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो पहले तो जहां खुलेंगे वहीं से शॉर्ट कवरिंग होगी और उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह से दिन के दौरान फिर यूरोप और अमेरिका के बाजार रिएक्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में कहीं कोई दिक्कत वाले संकेत ज्यादा दिखते नहीं, तो मजबूत शुरुआत करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, क्रूड साथ में अपना बढ़त दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो मंदी करने वालों के लिए लास्ट होप थी, जेनेट येलेन कुछ कर देंगी, ब्याज जॉब डेटा का जो आंकड़ा था वो तो देखिए इमर्जिंग मार्केट्स के फेवर में आया। ये कहेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है और अब अपेक्षा यही की जाए कि आने वाली एफओएमसी की बैठक में 20-21 को ब्याज दरें वहां पर यूएस में नहीं बढ़े। अब यूएस में ब्याज दरें बढ़ती है 20-21 को, तो ये सरप्राइज होगा, क्योंकि ये डेटा कम से कम, और ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि इस डेटा के बेसिस पर वो एक डिसीजन लेगी। अब उनका डिसीजन धीरे धीरे सुधार को लेकर होता है, तब तो ठीक है कि एक चांस बनता है सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाएं, लेकिन इमीडिएट डेटा को देखकर लगता है अभी जल्दबाजी नहीं है। ओके, तो फिर आज अगर गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होने वाली है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? खरीदना चाहिए निफ्टी, उसमें कोई डाउट नहीं। और दिन के दौरान गिरावट मिले तो भी खरीदना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आएगी। शॉर्ट्स हैं बाजार में, वो कवर होंगे। याद रहे
ये सीरीज हमने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे शुरुआत की है, तो इसका मतलब ये कि पोजीशन दोनों ही तरफ की बनी है और खासतौर से आपको ग्लोबल मार्केट सहारा दे रहे हैं, लोकल फैक्टर्स मजबूत है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी। फिर आप किस वजह से शॉर्ट रहना चाहेंगे? कि सिर्फ एक ही उम्मीद है शॉर्ट कवरिंग वालों को कि बहुत बढ़ गए इसलिए कभी तो गिरेंगे तो उसके बेसिस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। अगर आपका मूड नहीं है तो गिरावट में खरीदारी करें, इंतजार करें। 8750 ये लेवल याद रखें। 3 दिनों से इस लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा है बाजार, तो इस लिहाज से 8750 के नीचे जब तक न जाए घबराने की जरूरत नहीं। तेजी करने वाले के लिए, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर है, दोनों के लिए स्टॉप लॉस 8750 है। टारगेट ऊपर की तरफ 8875, 8925, ये 50 पॉइंट की रेंज है जहां कहीं कहीं जाकर बाजार रुकेगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जाए। बैंक निफ्टी यहां पर अहम लेवल जो 20,000 के आंकड़े का है वो शायद पहले आता हुआ दिखे, तो बैंक निफ्टी पर 20,000 और 20,150 ये दो लेवल के लिए ट्रेड करना चाहिए। 19,750 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पॉजिटिव सेक्टर्स की लिस्ट आज थोड़ी मेरी लंबी है। ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के साथ चल सकते हैं। टायर, इंफ्रा स्टॉक्स या आज फिर रनअप हो सकता है। इन सबसे बढ़कर हाई बीटा मिड कैप में भी एक अच्छा रुझान तेजी का दिख सकता है। तो एक मजबूत शुरुआत, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, फिर अगर थोड़ा करेक्शन हो किसी भी वजह से, कोई न्यूज की वजह से अगर आपको थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखे तो निचले स्तरों पर खरीदारी के लिए तैयार है। तो बाय ऑन डिप्स के मार्केट में आपको रणनीति बनानी है। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करिए और तेजी का ही ध्यान रखिए। ये राय अनिल की तरफ से निकल कर आ रही है। कुछ ही देर में हम एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर भी डिस्कशन करेंगे और दोनों ही डेटा देखिए खरीदारी की तरफ हैं। तो घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक सब मिलकर बाइंग मोड में इस समय बने हुए हैं। इस पर बात होगी, लेकिन बागले साहब से पूछते हैं आज वो कैसे भारतीय बाजारों को अप्रोच करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, फेस्टिवल सीजन है और दिख रहा है बुल्स फुल फॉर्म में। ये बताइए निफ्टी कहाँ जा सकता है, अब अगला टारगेट क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक लॉर्ड गणेशा ने बुल्स को भयंकर ताकत दी है और आई थिंक हम जो टारगेट्स बात कर रहे थे 8930, 8960 के मेरे आज के टारगेट्स है, मुझे आज या कल में आते हुए दिखते हैं। और अनिल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ऊपर जाता है, मार्केट्स ऊपर जाते हैं इसके लिए बेचते हैं, ये कारण ट्रेडर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, या नीचे जाता है इसके लिए लेना ये कोई मतलब नहीं बनता है। और मुझे नए हाइज, आई थिंक आप वो बात कर रहे थे 9120 की, जी हाँ, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर यही वीक आ जाए। हालांकि मेरा पहला व्यू था कि शायद ये साल में नहीं आएगा। वैसे आप जो टारगेट्स देते हैं हफ्ते भर के वो एक ही दिन में अचीव हो जाते हैं, तो आप ये वाले टारगेट्स देते हैं? मैं कुछ टारगेट्स देता नहीं हूँ, जो दिखता है वो बात करता हूँ, बट कोई भी सेलिंग का के संकेत नहीं है। 8811 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 8960 का मेरा आज का टारगेट होगा। सूनर देन लेटर वी विल बी अबव 9120। दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लेवल्स। बैंक निफ्टी 19850, 20,250 के मेरे टारगेट्स है। ओके, चलिए, तो ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। 31 अक्टूबर दिवाली से पहले बाजार एक दिवाली बनाएगा, ये संकेत मिल रहे हैं इस समय। लेकिन एफआईआईज और डीआईएस मिलकर खरीदारी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स का और बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि भले ही डेटा छोटे हो, लेकिन डेटा छोटे या बड़े उतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े डेटा आते हैं 4-4 डिजिट के, और दूसरे दिन बाजार उस डेटा की विपरीत ट्रेड करता है। तो डेटा की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये कि डेटा की साइज, और वो क्वालिटी साफ तौर पर मजबूती की इशारा करिए। 231 करोड़ और 135 करोड़, दो छोटे छोटे डेटा है एफआईआईज और डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के, लेकिन दोनों तरह के फंड बाजार पर पॉजिटिव है, छोटी से ही खरीदारी करें, ये एक अच्छा संकेत है। वायदा कारोबार के डेटा मिले जुले हैं, उतने मजबूत या उतने पॉजिटिव नहीं, लेकिन बुरे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 400 करोड़ के वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है और 400 ही करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, तो ये बराबरी वाला मामला है। बट आप देखिए दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? इंडेक्स फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है एफआईआईज का, और स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ा है। तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात क्या है? एफआईआईज पैसा कैसे कमाते हैं बाजार में? शेयर खरीदकर। अगर वो कैश मार्केट में 230 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स 400 करोड़ के खरीद रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि स्टॉक को लेकर वो पॉजिटिव है। इंडेक्स में तो उनका एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है हेजिंग करने के लिहाज से, तो ऐसे में ये डेटा साफ तौर पर आपको ज्यादा पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली से डर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं ये मान रहा हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मार्केट में खरीदारी करना ये एक अच्छा संकेत है। और बाकी अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो ओवरऑल डेटा बेहद पॉजिटिव है और दोनों तरफ के फंड्स की तरफ से। चलिए, तो डेटा इससे अच्छे नहीं हो सकते। तो लाइफ हाइज जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि होना तो है, बस अब कब होगा ये एक मैटर है। होगा, ये बात शर्तिया है, ये बात पक्का है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं तो आज के बाजार में वो क्या खरीदना चाहेंगे। विकास सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए
आपके टॉप पिक्स क्या हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो आज के बाजार में बाजार बिल्कुल तेज रहने चाहिए, तेजी से खुलेंगे और वो तेजी कंटिन्यू भी रहनी चाहिए। मैंने जो मेरी टॉपिक रहेगी उसमें पहला तो स्टॉक रहेगा एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस स्टॉक पे मैं बहुत दिनों से बुलिश हूं और कल भी फ्राइडे को भी जिस तरीके का वॉल्यूम प्राइस एक्शन देखा गया है और जिस तरीके का एक सेंटिमेंट बना है बैंक निफ्टी के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए खास करके, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है आज इसमें बिल्कुल तेजी बनी रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक मैं एक रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी ने शुक्रवार को या शायद कल छुट्टी वाले दिन अपने नतीजे पेश किए। नतीजे बेहद ही शानदार थे। मुझे लगता है स्टॉक में आज एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और उसके बाद वहां से और तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त नतीजे, मुनाफा 55% बढ़ा था। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इसके ऊपर बुलिश हैं। सारी रिपोर्ट्स आपको बताएंगे कुछ ही देर में कि ब्रोकरेज हाउसेज ने किस तरह के टारगेट्स दिए हैं। लेकिन एक टॉपिक संदीप वागले जी आपकी बताइए, कौन सी होगी आज के लिए? हेमंत, मैं सीएट के साथ जाना चाहूंगा। फ्राइडे को जिस तरह से मोमेंटम था, क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट थे और मुझे लगता है ये शॉर्ट और मीडियम टर्म दोनों में इसका ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो ना कि आज के लिए, इनफैक्ट हमारा बीटीएसटी भी था फ्राइडे को और मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के लिए भी लेते हैं अच्छी खासी 7-10% अपसाइड मिल सकती है। मैं 930 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1008 2 या 3 दिन के व्यू से दूंगा। चलिए, तो अनिल भी कह रहे थे टायर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सीएट के ऊपर रखिए नजर, शुक्रवार का मोमेंटम आज भी बरकरार रहेगा। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये बताइए। अब रेंज ऊपर की तरफ क्या खुल रही है? ट्रेडर्स कहां सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? देखिए, एफएनओ के डेटा में खास बदलाव नहीं है मन। तो ऐसे में टारगेट जो एफएनओ का बन रहा है, निफ्टी का बनता है 9000 का और बैंक निफ्टी का बनता है 20000 का। ये दो अहम लेवल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन लेवल के पार बाजार निकल नहीं सकता, लेकिन पहला टारगेट वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से ये बनता है कि निफ्टी 9000 तक पहुंचे और बैंक निफ्टी 20000 तक पहुंचे। और उसमें संभावना जो दिख रही है डेटा में ज्यादा है कि बैंक निफ्टी पहले 20000 पार करेगा। और बैंक निफ्टी का पार करना इसलिए भी जरूरी है कि वहां की मजबूती ज्यादा काम आएगी निफ्टी के लिए। और एचडीएफसी बैंक लाइफ हाईस के करीब है, तो जाहिर सी बात है तो यहां से सपोर्ट मिल जाएगा प्राइवेट बैंक से। और सरकारी बैंक में है तेजी, लेकिन सरकारी बैंक की तेजी अब इंडेक्स में कम दिखती है क्योंकि बचे खाली एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ही निफ्टी में। जहां तक बाकी डेटा का सवाल है, कोई खास बदलाव नहीं है। अच्छी बात क्या दिख रही है मुझे वायदा कारोबार के डेटा में? देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स में स्टॉक ओपन इंटरेस्ट 4 लाख शेयरों से कम हुआ और बैंक निफ्टी में कोई बदलाव नहीं। यानी कि ट्रेडर्स अभी भी उस मूड में नहीं आए और सब लोग, आप बात करेंगे ना, लोगों को ये लगेगा बहुत तेजी हो गई, बहुत तेजी हो गई। मतलब बहुत तेजी होगी क्या होगी? आप अभी तक तो पुराने हाइस पर भी नहीं पहुंचे, राइट? तो वो जो एक नहीं खरीदने वाली टेंडेंसी है, मिसिंग फीलिंग, हाँ, वो बाजार को मजबूत रखेगी। मिसिंग वाली फीलिंग तो फंड्स को आ रही है इसलिए वो खरीद रहे हैं जो अब तक नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन ट्रेडर्स अभी भी हो कि बहुत बढ़ गया है, हमें नहीं लेना है। ठीक है, आपकी अप्रोच अगर नहीं खरीदने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट ना करें। ये बाजार शॉर्ट करने के लिए ठीक नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग जो है, प्रीमियम देखिए, बैंक निफ्टी में 90 पॉइंट की बढ़कर आई, तो प्रीमियम मजबूत है। निफ्टी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट कॉल रेशियो भी अभी तक अलार्मिंग लेवल पर नहीं पहुंचा। हाँ, थोड़ा ऊपर जरूर आया 1.13, लेकिन ऐसा नहीं है लेवल की जिसकी वजह से आप कल से ही ये कहें कि मैं आपको ये कह दूं कि आज जहां खुले वहीं पर बेच दीजिए। तो अभी भी कंफर्ट जोन में है। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के संकेत भी पॉजिटिव साइड पर है। गिरावट में खरीदारी कराएं इन डेटा के दम पर। चलिए, बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स है मार्केट इस समय। और अनिल जो बार बार कह रहे हैं शॉर्ट मी नॉट, बाजार यही कह रहा है कि बिकवाली मत करिए, चलिए खरीदारी मत करिए, लेकिन बेचना नहीं चाहिए आपको, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज क्या मान रहे हैं, निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि 5 कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबार दिन है और तेजी भरा दिन रहेगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। चलिए आपको सुना देते हैं हमारे 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या राय है। पुनीत किनरा की राय देखिए, कह रहे हैं कि 8850 से 8875 तक जा सकता है निफ्टी आज ही के दिन। 8750 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आशुतोष शर्मा भी खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8770 के स्टॉप लॉस के साथ। 8860 उनका लक्ष्य है। और जेके दोषी देखिए 8915 का टारगेट आज के लिए दे रहे हैं। 8780 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए।
सिमीफॉमिक की राय भी खरीदारी की, स्टॉप लॉस 8,750, लक्ष्य 8,850। और पांचवें एक्सपर्ट भी देखिए भारतीय बाजार पर बुलिश और सबसे एग्रेसिव टारगेट 8,950 का उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। 8,770 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 के 5 एक्सपर्ट देखिए आज बुलिश हैं, संदीप जी भी बुलिश हैं, आप भी बुलिश हैं, विकास जी भी बुलिश हैं, सब तेजी में। चलिए और लेवल फिर नोट कर लीजिए आप, समाप्त 8,750, 8,775, ये 25 पॉइंट की रेंज है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए अगर आप निफ्टी पर तेजी में हैं या तेजी करना चाहते हैं। टारगेट 8,850 से लेकर 8,950 की रेंज में आ रहे हैं। अलग अलग 25-25 पॉइंट ऊपर आपको बाजार रुकता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम शेयर हैं, तमाम लेवल से जिन पर आपको रखनी है नजर। चलिए ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर नजर आपकी होनी चाहिए, देखते हैं आज का 5 का पंच। भूषण स्टील के लिए एक नेगेटिव खबर। सीबीआई कोर्ट ने भूषण स्टील के चेयरमैन बीपी सिंगल इन्हें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिनों तक की मोहलत दी है। डीएलएफ पर रखिए नजर। आपको याद होगा डीटी सिनेमा की करीब 32 स्क्रीन्स इन्होंने बेची थी पीवीआर को 433 करोड़ रुपए में, लेकिन उसमें से 7 स्क्रीन्स नहीं बेच पाए थे क्योंकि कंपटीशन कमीशन ने कहा था ऐसा नहीं कर सकते आप। और देखिए जो बची हुई 7 स्क्रीन्स हैं वो इन्होंने सिनेपोलिस को बेची हैं 64 करोड़ रुपीज में। तो एक सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। नॉन कोर एसेट्स बेच रहे हैं और कर्ज को घटाने की कोशिश कर रहा है डीएलएफ। रकम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन कदम जो है वो सही दिशा में है, तो डीएलएफ में आज तेजी देखने को मिल सकती है। माइंट्री ये स्टॉक आज का दूसरा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जुबिलेंट फूड के बाद, और वजह है कि दूसरी तिमाही में इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया है। एबिटा मार्जिन तमाम ये सब घटेंगे और उनका ये मानना है कि दुनिया भर में जिस तरह से माहौल थोड़ा मंदी का है, करेंसी को लेकर चिंताएं, ये सबके चलते अगली तिमाही खराब रह सकती है। तो माइंट्री का स्टॉक आज अच्छी गिरावट दिखाने की आशंका। और खराब खबर एनएमडीसी के लिए भी है। हालांकि सरकार के लिए अच्छी खबर, सरकार यहां पर विनिवेश कर पैसा जुटाना चाहती है 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए, क्योंकि अब रोड शो शुरू हो चुके हैं। तो देखेंगी ये रोड शो में कि डिमांड किस तरह से निकल कर आ रही है, उसके बाद प्राइसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। ओएफएस लाएंगे या फिर किस तरह से सरकार हिस्सेदारी बेचेगी, बहरहाल हैंगओवर रहेगा इस स्टॉक पर। अब मदरसन सुमी, 2 बड़ी खबरें। पहला तो ये कि सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम को ये शेयर इशू करना चाहती है और साथ ही एफसीसीबी भी लाना चाहती है, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। और क्यूआईपी के जरिए शेयर इशू करने को भी शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी। तो ये स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए तो बात हुई 5 स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया कि खराब खबरें हैं आज जुबिलिएंट फूडवर्क्स और माइंट्री से रिलेटेड। नतीजे बेहद कमजोर आए हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने किस तरह से डाउनग्रेड किया है, क्या लक्ष्य दिए हैं, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और जो नतीजे आए हैं जुबिलिएंट फूडवर्क्स के वो तो बहुत ही निराशाजनक आए हैं। सेम सेल्स, स्टोर सेल्स देखिए जिस तरह से नेगेटिव हुई है। अब ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं, चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेज ने कितने बड़े डाउनग्रेड्स दिए हैं। नियति बताइए। खराब ही है नतीजे और इसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उस पर ब्रोकरेजेस थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेकंड क्वार्टर से उनका टर्न अराउंड हो सकता है। हालांकि ब्रोकरेजेस को उस पर कितना भरोसा है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। डॉयचे बैंक होल्ड करने की सलाह दे रहा है, 1350 का इनका लक्ष्य है। और अपने इन्होंने जो ईपीएस अनुमान है वो 1 से 2% घटा दिए हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है अभी, 1250 का इनका भी लक्ष्य है जो कि मौजूदा भाव से 6% का अपसाइड दे रहा है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है तो ये देखना चाहेंगे 1 या 2 तिमाही तक कि किस तरह से ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को टॉक करते हैं। जेबी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल अभी मेंटेन करा है, 1210 का इनका भी लक्ष्य है। ओके, तो ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स और कमजोर नतीजों के बाद आज इस स्टॉक पर मार पड़ना तय है, लेकिन कितना गिर सकता है चार्ट्स पर बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वागले साहब ये आज का एक्सीडेंट है। मतलब 50 रुपए लक्ष्य घटाया है। मॉर्गन स्टैनले ने 1550 से 1450 से तो 100 रुपए लक्ष्य घटा दिया है। 100 रुपए निकलेगा अनिल जी।
1140 अगर ब्रेक करता है, शायद ओपन में ही वो कर सकता है, तो वो लेवल क्लोजली वॉच 1140 के नीचे खुलेगा, उसके नीचे खुलेगा, उसके नीचे आधे घंटे रहता है, रह जाएगा फिर तो 1000 रुपए तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में। 1000 रुपए, 1020 के अगर ये आज 10% गिर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मतलब इतना तो बनता है। और हम बात कह भी रहते हैं, 4-5 दिन से हम लोग जिक्र कर रहे हैं नेगेटिव सेम स्टोर ग्रोथ, मतलब ये नंबर्स कुछ ऐसे कि क्वार्टर में पहली बार नेगेटिव सेम सेल्स ग्रोथ आना जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए कितनी बड़ा झटका है, बड़ा झटका है। तो चलिए देखते हैं आज जुबिलेंट फूड वर्क्स में क्या कुछ होता है, कितनी गिरावट होती है, लेकिन तैयार रहिए बड़ी गिरावट के लिए, खास तौर से इस स्टॉक मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दूसरा एक्सीडेंट इस ब्रेक के बाद, और वो होगा माइंडट्री। हाँ, शायद उतना बुरा ना हो जितना जुबिलेंट, लेकिन गिरेगा वो भी। तो कैसी रिपोर्ट्स हैं, क्या लक्ष्य है और क्या टारगेट्स है, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो एक स्टॉक की तो हमने बात की, जुबिलेंट फूड वर्क्स, जहां पर बेहद खराब नतीजे और सारे के सारे डाउनग्रेड। लेकिन एक और स्टॉक जो आज एक्शन में रहेगा वो भी बुरी खबरों की वजह से, और वो है माइंडट्री, जिसने दूसरी तिमाही के लिए गाइडेंस घटाया है। तो माइंडट्री पर किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, कैसे डाउनग्रेड आए, जान लेते हैं। नीति से हमारे साथ हैं इस वक्त। नीति बताइए। 6 महीने में दूसरा डाउनग्रेड है माइंडट्री का, और जाहिर सी बात है अब ब्रोकरेजेस को परेशानी लग रही है। आईटी सेक्टर वैसे ही मंदी की चपेट में है, और इसके बाद सेंटिमेंट और खराब करता है। माइंडट्री के गाइडेंस कट के बाद, रेवेन्यू गाइडेंस के बाद भी, और जो मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस घटाया है उसके साफ तौर पे ब्रोकरेजेस बेरिश हो गए हैं। रिड्यूस का कोटक दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 570 का था, अब घटा करके 540 का कर रहे हैं। लगभग सभी ब्रोकरेजेस ने अपने ईपीएस अनुमान बड़े तौर पे घटाए हैं। FY 17-19 का इन्होंने ईपीएस अनुमान 2 से 3% घटा रहा है। सिटी मेंटेन कर रहा है अपना सेल यानी बिकवाली की सलाह, 550 से इसका लक्ष्य घटा के 505 का कर दिया है। एस्टिमेट इन्होंने अपने घटाए 4 से 5%, और क्रेडिट स्विस ने भी एक डाउनग्रेड दिया है। न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब इसे घटा के अंडर परफॉर्म की कर रहे हैं। 600 का लक्ष्य था, घटा करके 500 का कर दिया है। 9% का आपको डाउन साइड ये शेयर भी दिखा सकता है। अर्निंग्स एस्टिमेट इन्होंने 8 से 14% घटाए अगले 2 साल के लिए, और सेकेंड हाफ की रिकवरी पर इनको भरोसा नहीं है, ये एक रिस्क पर होगा। मॉर्गन स्टैनले मगर सबसे ज्यादा बेरिश कॉल दे रहा है। डाउनग्रेड किया है इन्होंने ओवरवेट से सीधे अंडरवेट को, और टारगेट प्राइस 670 का था, जिसे अभी घटा के 455 का कर रहे हैं। 17% का आपको एक डाउन साइड दिखा सकता है ये शेयर। रेवेन्यू टारगेट्स इन्होंने अपने 4 से 9% घटाए हैं। मार्जिन के अनुमान भी 1.6% के आसपास घटाए, और ईपीएस अनुमान 17 से 20% घटा रहे हैं FY 17 और 19 के दौरान। चलिए, तो मॉर्गन स्टैनले बाजार में सबसे ज्यादा बेरिश है अब इस शेयर पर, और पहले देखिए 670 के टारगेट थे, अनिल 215 रुपए टारगेट में कट किया है मॉर्गन स्टैनले ने माइंडट्री के। वैसे ये पूरा सेक्टर ही देखिए तकलीफ में है। अगर इन्फोसिस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा होता ना, तो 9119 के जो लेवल्स हैं लाइफ हाई वाले, वो आ चुके होते। इस सेक्टर ने काफी कमजोर प्रदर्शन दिखाया। ये बताइए विकास, क्या और कमजोरी बढ़ सकती है? माइंडट्री पर भी कॉल दें, और क्या इसके चलते बाकी स्टॉक्स भी आज दबाव में रहेंगे आईटी सेक्टर के? बिल्कुल हेमंत, ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। मतलब पहले ही सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को, और उसके बाद जब इस तरह से गाइडेंस में कमी बताई है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बेहद बड़ी मार पड़नी चाहिए। बट मुझे लगता है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको पेशेंस है। हालांकि बाजार में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आने वाले क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक हो सकता है इस सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। बट अगर ये स्टॉक 15-1% का करेक्शन आता है, मतलब लेवल्स ऑफ अराउंड 475 मिलता है, तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बैलेंस शीट वगैरह बहुत अच्छी है। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। जिस तरीके से क्रॉस करेंसी के हेडविंड्स की परेशानियां हैं, ब्रेक्जिट के कारण इनके कुछ तकलीफें हैं, या फिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पे पावर में आते हैं, तो वो सब के कारण बाजार जरूर चिंतित है, और इन पूरे सेक्टर में बिल्कुल दबाव देखा जा रहा है। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 2-3 क्वार्टर अगर आप पेशेंटली वेट करना चाहे, 2-3 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस से आपको फर्क नहीं पड़ता हो, तो डेफिनेटली अगर 15-1% का गिरावट आती है और स्टॉक अगर 475 के आसपास अवेलेबल होता है, तो माइंडट्री वुड डेफिनेटली बिकम अ बाई। तो मेरी राय में उस लिहाज से इसको बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी इन द से नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, 3 से 6 महीने सेक्टर भी अवॉइड करें, शेयर भी अवॉइड करें, लेकिन गिरेगा कितना, ये है बड़ा सवाल। बताइए चार्ट्स पर। अनिल जी, आज की बात करें तो 520 का एक क्रूशियल टारगेट है। 520 यानी कि 6%। हाँ,
मुझे लगता है वो होल्ड नहीं करेगा। वो नहीं होल्ड करता है तो 485 to 450 ये अगले 1 या 2 हफ्ते में आ सकता है। पैटर्न इतना बेरिश। तो 520 होल्ड होना जरूरी है, उसके नीचे गया तो दिक्कत है। ओके, चलिए तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। चलिए एक और स्टॉक पर बात कर लेते हैं और उसके बाद नियति से पूछेंगे आइनॉक्स के अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर क्या रिपोर्ट आई है। अच्छे नंबर्स आए हैं पेट्रोनेट एलएनजी के, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन्होंने इस बार दिया है और विकास सेठी जी की आज की टॉप पिक भी है। पेट्रोनेट में कितनी तेजी हो सकती है? काफी सारे खराब नंबर्स हो गए तो मैंने कहा एक अच्छे नंबर्स की बात भी कर लें। एक्चुअली हेमंत ये स्टॉक 260 to 270 में हमने रिकमेंड किया है और अभी मैं मतलब ट्रेडिंग बाय हो सकता है 380 378 ये मेरा ट्रेडिंग टारगेट होगा, बट यहाँ पर लेने में मुझे थोड़ी सी घबराहट होगी। चलिए तो ये है राय आपके लिए पेट्रोनेट पर। नंबर्स मजबूत, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हैं नीति के पास जो आ जाएंगे और खासतौर से मिड कैप शेयरों पर। नीति बताएं कौन से और स्टॉक्स हैं जिन पर रिपोर्ट्स हैं आपके पास? आइनॉक्स विंड एनर्जी, जैसा कि अभी हेमंत बता ही रहा था कि बहुत खराब इन्होंने नतीजे अपने पेश किए हैं और टारगेट प्राइस और अपने ईपीएस अनुमान काफी सारे ब्रोकरेजेस घटा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 17 और 18 के ईपीएस अनुमान 19% घटाए हैं। एक बड़ा डाउनग्रेड है ईपीएस के तौर पर। इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस इनका 328 का था जिसे अब ये घटा के 267 का करे। एम्बिट बेयरिश है, बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहा है। FY17 और 18 के इन्होंने एबिटा के अनुमान 14% और 17% घटाए हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने 19% घटा दिया है। अब इसे घटा करके 187 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के भी खराब नतीजे आए थे। नोमुरा आज डाउनग्रेड कर रहा है, न्यूट्रल का इनका कॉल था, अब इसे रिड्यूस यानी बिकवाली करके आपके चलिए 7% का डाउन साइड का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 1338 का इनका लक्ष्य था जिसे अभी घटा करके 1283 का कर रहे हैं और अपने जो FY17 और 18 के अनुमान है वो 30% और 29% भी घटा रहे हैं ईपीएस के। श्रीराम सिटी पर अगर आज कोई बुलिश कॉल है तो वो मॉर्गन स्टैनली का है। सिग्निफिकेंट कोर्स करेक्शन हो चुका है और अब ये अपग्रेड कर रहे हैं इस स्टॉक को ओवरवेट की तरह। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एनबीएफसीज है और ये आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। टारगेट प्राइस इनका 1615 था, अब इसे सीधे बढ़ा के इन्होंने 3000 का कर दिया है। 41% का अपसाइड पोटेंशियल ये एनबीएफसी आपको दिखा सकता है, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। 1615 का टारगेट था, शेयर है 2130 का, तो काफी कमजोर टारगेट था। देर से इनको याद आया और अब आप देखिए सीधा इन्होंने 3000 लक्ष्य कर दिया है। तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ये स्टॉक आज फोकस में जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, देखिए 2130 प्राइस 22 रुपए बढ़ा हुआ है, 1% मेरे आखिरी नंबर पर मेरी नजर है और वो है 986। इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, ट्रेडिंग वाला शेयर, ट्रेडिंग वाला नहीं। लेकिन ये पॉकेट काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है जो फाइनेंस करती है कंपनी ऑटो सेक्टर। इसी से जुड़ा हुआ एक स्टॉक और हम बात करेंगे और वो है चोलामंडलम। बिल्कुल, उसके ऊपर बात होगी। तो ये था वो टीजर जिस पर हम आगे बात करने वाले चोला, लेकिन इस पर एक कॉल ले लिया जाए। बिल्कुल, कैसा लगता है ये स्टॉक? विकास बताइए, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस अब ब्रोकरेज हाउसेज 3000 का लक्ष्य दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। वॉल्यूम्स होते नहीं है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, बट ये पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है। इसमें मुझे जो दूसरी कंपनियां भी है जैसे M&M फाइनेंस है जो कि रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और स्टॉक आजकल कुछ मोमेंटम में भी है, वो भी अच्छा लगता है। फिर L&T फाइनेंस भी अच्छा लगता है। तो इन तरह की कंपनियों को निवेश के लिहाज से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओके, और शुक्रवार का एक बड़ा एक्शन वाला स्टॉक था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, जहां पर भारी भरकम कई सारे ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे और ब्लॉक डील में लगभग 5% के आसपास की हिस्सेदारी बदली और एपेक्स ने ये स्टॉक बेचा। अब इंटरेस्टिंग बात हेमंत है कि नाम आए नहीं है सामने की खरीदा किसने, लेकिन तो बहुत सारी थी, नहीं, लेकिन लोग कह भी रहे हैं और ये काफी हद तक सही भी है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की। म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा था, हाँ, HDFC म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल, और कुछ फंड्स की खरीदारी हुई भी है। अब ये है कि वो क्वांटिटी शायद आधा % से कम की होगी तो रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के भी नाम आ रहे थे। तो अब देखिए शेयर उस ब्लॉक के बाद नीचे खिसकता चला गया 6% नीचे और एपेक्स प्राइस पर 1100 रुपए पर ही ब्लॉक्स हुए हैं एक्चुअली। तो एपेक्स पार्टनर बेचकर निकला है
लेकिन अब एपेक्स ने पूरा नहीं बेचा है अभी भी बाकी करीब 10% के आसपास हिस्सेदारी थी उनकी जब उन्होंने इसमें पैसा लगाया था, उसमें से 3.5, 4, 5% के आसपास 5% के करीबन कल बेचे। तो बाकी का बचा हुआ 5% अभी है उनके पास। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। ओके। और फंडामेंटली मतलब चोलामंडलम ग्रुप का आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस स्टॉक की देखें, मुझे नहीं पता हमारे पास कितने लंबे चार्ट हैं। आउट परफॉर्मर रहा है। हाँ, मतलब बहुत ही क्वालिटी एनबीएफसी जिसे कहते हैं। तो अब कब खरीदना चाहिए ये एक बड़ा सवाल। तो ये तो चार्ट पर वागले साहब बता सकते हैं कि एंट्री करने का सही समय क्या है। अगर ये सिर्फ ब्लॉक डील्स और ये इन्वेस्टर्स की बिक वाली खरीदारी के चलते नीचे आता है तो कहाँ खरीदना चाहिए? ये स्पेस भी देखिए ना, काफी बढ़िया है। 68% इस कंपनी की आय में पढ़ रहा था कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग से आती है, जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो सिटी यूनियन, चोला, ये स्टॉक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स और सेक्टर्स रहे हैं। सर बताइए कहाँ लिया जाए? अराउंड 1030,000 ये रेंज में मैं कंफर्टेबल रहूंगा। 930 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो जिसके नीचे जाएगा तो शायद कुछ चेंज होगा, व्यू ही चेंज हो सकता है, बट वो लगता नहीं है। लेकिन यहां पर तो नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा एक 4-5% वेट करें तो अच्छा। विकास, आपकी क्या राय है इस स्टॉक पर? देखिए, परसों जो दबाव देखा गया वो बिल्कुल ब्लॉक डील के कारण था और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी या अगर और थोड़ी गिरावट आती है तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का मौका होगा। एक बहुत अच्छी कंपनी है और जिस तरह से जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है या एनबीएफसी कंपनीज में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए और अगर गिरावट आती है तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय यहाँ पर चोलामंडलम में भी और श्रीराम सिटी यूनियन में भी। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा वायदा कारोबार पर। जुड़ेंगे हमारे साथ वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। करेंगे उनसे बातचीत इस ब्रेक के बाद। विकास सेठी और संदीप वागले हमारे दो एक्सपर्ट तो हमारे साथ हैं अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग से। सुमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। तो सवाल ये है कि निफ्टी खरीदा जाए या बैंक निफ्टी या दोनों? नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। वेल, जहां तक मार्केट्स का सवाल है, कल इंडिया में छुट्टी थी लेकिन एसजीएक्स निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया हुआ है। उस मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज तेजी ही देखने को मिलेगी। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी का मूव बन रहा है। निफ्टी को ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली 8,900, 950 तक के पड़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर बाइंग करनी हो तो वैसे तो 8,850 के लेवल्स के आसपास होनी चाहिए। तो अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाता है 20-30 पॉइंट का, तो अच्छा मूव रहेगा, अच्छा लेवल्स रहेगा बाइंग करने के लिए। स्टॉप लॉस जो बेस्ट और रिवर्सल पॉइंट है अभी निफ्टी के लिए वो है 8750। स्टॉप लॉस 8750 इसके लिए है क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों के लो लगे हुए हैं और इसके बाद अगर रिवर्स होता है मार्केट तो फिर करेक्शन दिखा सकता है। जब तक ये लेवल रिवर्स नहीं होगा तब तक एक बार तेजी में रहेगा 8950 और शायद हो सकता है ये रैली एक्सटेंड होकर 9000 तक भी टच कर जाए 1-2 दिनों के अंदर। फिलहाल मोड बाइंग में है निफ्टी में। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग मोड है, उसमें स्टॉप लॉस छोटा है 19,700 का स्टॉप लॉस और 20,200 का टारगेट। ये 2 से 3 दिन का व्यू लेके हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में चलना चाहिए। तेजी का ध्यान रखिए। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय तो हमने आपको कुछ देर पहले सुनाई थी। संदीप वागले जी भी बुलिश थे, छठे एक्सपर्ट, 7वें एक्सपर्ट विकास भी बुलिश और 8वें एक्सपर्ट अब सुमित भी बुलिश। सवाल ये कि क्या कृणाल सरावगी भी बुलिश है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग कृणाल, बताइए क्या राय रख रहे हैं आप बाजार पर? देखिए, मेरी राय भी यही है। हेमंत के बाजार लगातार तेजी दिखाते आए हैं और एक रेजिस्टेंस 8950 के आसपास मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि वहां तक तो लगभग जाना निफ्टी का तय है। बड़ा सवाल यह है कि 8950 पार कर पाता है कि नहीं निफ्टी, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल होगा। कुछ संघर्ष जरूर मुझे लगता है 8950 के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ओके। और डेड नेटवर्क को लेकर एक खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी का जो कारोबार है इसे डीमर्ज किया जाएगा और डीमर्ज करके इसे स्काई मैट में मर्ज किया जाएगा। ये खबर डेड नेटवर्क के लिए आती हुई दिख रही है। तो डेड नेटवर्क के स्टॉक पर आज रखनी होगी नजर। इससे पहले चार्ट पर फटाफट राय लेने कुणाल डेड नेटवर्क के चार्ट देखकर बताएं, क्योंकि शुक्रवार को जो मैं देख रहा हूँ 2:30 बजे के बाद स्टॉक में एक्शन तो आया है, निचले स्तरों से अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ। क्या तेजी बन सकती है?
देखिए, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड कमजोर है अनिल जी, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म या इमीडिएट व्यू लें तो डेफिनेटली एक पुल बैक की संभावना मुझे दिखती है, और संभव है कि आपको 80-82 रुपए तक ये काउंटर जाता हुआ दिखे, लेकिन यहां पर कोई खरीद की राय नहीं। मुझे लगता है जिनके पास ये स्टॉक है 82 के आसपास स्टॉक से निकल जाने की चेष्टा करें। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा डेन नेटवर्क्स पर। लेकिन आइनॉक्स विंड ये एक और ऐसा स्टॉक है जो क्वार्टरली नंबर्स के साथ साथ फोकस में रहता है। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में भी नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, तेज गिरावट देखने को मिली थी, और इस क्वार्टर का भी हाल विकास देखिए बिल्कुल वैसा ही है। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कंपनी को तकलीफ दे रही है, इनकम जो है वो 36% घटी है, मार्जिन 16% से घटकर 10% हो गए, तो 6% की बड़ी गिरावट मार्जिन में, और मुनाफा 74% घटा है। विकास, ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, और आज अगर गिरावट हो तो क्या करना चाहिए? हेमंत, बिल्कुल बेहद ही खराब नतीजे थे, स्टॉक में बिल्कुल गिरावट रहेगी, और गिरावट पे भी मेरी राय में जिनके पास ये स्टॉक पड़ा है उनको इसमें बिकवाली करनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके बनिस्पत अगर पावर सेक्टर में ही रहना है तो जो एक नॉन रिन्यूएबल सेक्टर है जैसे टाटा पावर है या फिर पावर ग्रिड है या जो पावर फाइनेंस कंपनीज है वहां पे एक अच्छी तेजी लग रही है, तो वहां पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन आइनॉक्स विंड इवन इफ इट ओपन्स गैप डाउन। ओके, तो अगर गैप से खुले तो खरीदारी करने की राय है इस वक्त, लेकिन खरीदारी करने की राय कुछ और स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और उस पर मैं राय ले लूं। सुमित को पसंद है सन फार्मा और M&M। सुमित, बताएं अपनी पिक्स के बारे में। अनिल जी, पहला पिक है सन फार्मा। कल फ्राइडे के सेशन में हमको क्लोजिंग में अच्छा मूव देखने को मिला है सन फार्मा में, और पिछले 5 दिनों का जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ है। उसको देखते हुए समझ में आता है कि इमीडिएटली स्टॉक ऊपर में पहला पड़ाव लेगा 805, और अगर वो ब्रेक होता है तो ये तेजी 830 तक एक्सटेंड हो सकती है। प्रेजेंट लेवल पे अगर बाय करते हैं 780-85 के बीच में सन फार्मा को, तो 760 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और इस हफ्ते यहाँ आने वाले एक हफ्ते से 7 दिन के अंदर हमको 830 तक के मूव सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकता है, तो सन फार्मा में तेजी की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक M&M के अंदर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों में दिया हुआ है, बट यहां से एक अच्छा मूव और देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर के अंदर 1540 तक के लेवल्स दिखा सकता है। फ्राइडे को भी इसने स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी दिया और क्लोजिंग डे हाई के पास ही दिया है। आई थिंक ये स्टॉक इमीडिएटली सबसे पहले तो नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा 1510 के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक 1540 तक हमको आने वाले कुछ ही दिनों में दिखाएगा। तो M&M के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी 1470-1475 के आसपास, 1440 का स्टॉप लॉस और 1540 का टारगेट। ओके, तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर आपके लिए आज मौका है खरीदारी का, लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कुछ बेहतरीन ऑप्शन भी है। कौन सा है वो ऑप्शन और बाकी एक्सपर्ट्स कहां बुलिश या बेरिश है ये भी बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विकास सेठी जी तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हमारे स्टूडियो में, माफ कीजिएगा संदीप वागले साहब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ही, विकास सेठी जी और सुमित बगड़िया भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जो गणेश चतुर्थी है आप देखिए उसके चलते कई नए नए कारोबार लॉन्च हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है, श्री गणेश हो रहा है कह सकते हैं आप, और ENIL अहमदाबाद, जयपुर, सूरत में इन्होंने 3 स्टेशंस रेडियो के और शुरू किए हैं। साथ ही इक्विटास ने स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कारोबार भी शुरू कर दिया है। इन दोनों स्टॉक्स में आपको बेटर कौन सा लगता है और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए, जहां तक दोनों स्टॉक्स में से चूज करने की बात है, आई वुड गो विथ इक्विटास, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से अच्छे मानसून के बाद एक रूरल इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद है या रिकवरी देखी जा रही है, तो उसका एक पूरा इम्पैक्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में बिल्कुल देखा गया है। हालांकि स्टॉक्स अपने निचले लेवल से काफी बढ़ गए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि इक्विटास जैसी कंपनी जो कि अपने जो इस सेक्टर के लीडर के कंपैरिजन में काफी सस्ती ट्रेड करती है, तो वहां पे बिल्कुल एक नजर रहेगी, और कोई भी डाउनसाइड आते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और इवन आज तो जिस तरह का सेंटीमेंट बना हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल तेजी जारी रहनी चाहिए, और ये जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है इक्विटास शुड बी स्टॉक विच शुड बी केप्ट ऑन रडार। कितना बढ़ेगा सर इक्विटास? 190-200?
डेटा लिमिटेड है अनिल जी, तो व्यू देना मुश्किल है, बट 200 तक जा सकता है। प्रायर स्विंग आया है कुछ हफ्तों पहले, तो वो टेस्ट तो कर ही सकता है। इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का बेसब्री से सबको इंतजार था, और एक्चुअली अंदाजा नहीं था, क्योंकि स्टॉक में देखिए आप कहीं कोई रिएक्शन दिखा नहीं शुक्रवार को, और मुश्किल से आधा % उतना तो मार्केट भी मजबूत था। तो उस लिहाज से अभी भी एक्शन, और 7 दिन का चार्ट देखें तो आइडिया लगेगा कि क्या स्टॉक ने कोई रनअप दिखाया है या नहीं। तो इक्विटास का अगर नहीं मूव आया तो फिर मूव आने की संभावना जरूर बनती है आज। जी हाँ, देखिए 7 दिन में आधा % नीचे ही है। तो चलिए आज स्टॉक में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो हमने कई नेगेटिव स्टॉक्स की बात की, लेकिन पॉजिटिव साइड पर इक्विटी आज पर नजर रखिए, स्टॉक ऑफ द डे भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। चलिए SGX निफ्टी और मजबूत होता हुआ दिख रहा है 8,915 पर। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की, रुपए की शुरुआत भी होगी, साथ ही बताएंगे आपको स्टॉक 2020 का अपडेट, हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और बाजार का कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन शुरू होने के बाद ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके होंगे आपके लिए। पहला सौदा में छोटे से ब्रेक की बात।